सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है। और ये स्टॉक मतलब देखो, वैसे तो स्टॉक आपको एंट्री एग्जिट जो भी करना है बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिल्कुल भी स्टॉक में एंट्री मत लेना, सलाह ज़रूर ले लेना। नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो आप, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और इंटरेस्टिंगली बात, इस स्टॉक का प्राइस इतना कम है कोई भी इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्राइस के बेस पर तो कभी भी हम स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक में ट्रेंड भी अप हो और स्टॉक में न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही हो तो फिर तो एक मौका बनता है। पर इसमें टेक्निकल में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है या फिर आगे कंटिन्यू रहने वाली है, और उस न्यूज़ की वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। सिर्फ 27.5 रुपये का स्टॉक। अब अगेन आपको बोल रहा हूँ, प्राइस के बेस पर आंख बंद करके एंट्री लेने की गलती मत करना, वरना फंस भी सकते हो। पूरा समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 12.5% का रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। वहीं अगर आप पिछले 6 महीने की बात करोगे तो 20-21% का रिटर्न दिया है। और वॉलेटिलिटी भी आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप 1 साल का रिटर्न इसका देखोगे तो फ्लैट है। मतलब अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन मोड है, हालांकि वॉलेटिलिटी है लेकिन एक कंसोलिडेशन मोड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कंसोलिडेशन मोड का मतलब एक मौका भी होता है, बट ऐसे लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौका होता है कंसोलिडेशन मोड। अदरवाइज अगर आपको स्विंग ट्रेड की नॉलेज है, टेक्निकल आप जानते हो, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे मौके बनते रहते हैं। बट अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इस कंपनी के साथ हुआ क्या है कि इसका Q4 रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बात हो रही है साउथ इंडियन बैंक की रिजल्ट की। इस बैंक का बड़ा मुनाफा तो 40% डिविडेंड घोषित किया। शेयर प्राइस में भी उछाल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कौन से जो इस क्वार्टर की बात हो रही है 2025 के 2024-25 फाइनेंशियल ईयर पर, ठीक है। मैं आपको इसकी डेट भी दिखा देता हूँ, उसकी डेट भी यहीं कहीं होगी, देख लो आप यहाँ पर 16 तारीख है, यानी कि कल फ्राइडे वाले दिन ही इसका रिजल्ट आया है। और ये अपडेट जो है वो 4:30 बजे का मार्केट क्लोज होने के बाद, बट रिजल्ट पहले ही आ चुका था। तो यहाँ पर रिजल्ट के बेस पर मैं रिजल्ट का तो अभी आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला है। केरल में स्थित इस बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA मार्च अंत में 3.20% पर आ गया, जो कि 1 साल पहले 4.50% था। अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है इसके एसेट क्वालिटी में। इस तरह इसमें 130 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट आई है। NPA 0.92% रहा, जबकि ये 1.46% था। देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिला है। NPA बैंक के कर्ज की सेहत को दिखाते हैं। जितना NPA कम होगा बैंक का कर्ज उतना ही ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ पर NPA जो पहले 1.46% था वो घटकर 0.92% हो गया है। मतलब यहाँ पर जो बैंक ने जो कर्ज दे रखा है, बैंक डेट देती है ना भाई, जो हम लोन लेते हैं बैंक से, अब वो बड़ी कंपनीज को भी दे सकती है, माइक्रो लोन भी हो सकते हैं, मतलब हर तरह के लोन हो सकते हैं कुल मिला के। तो उसमें कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट कंपनी भाई डूब जाती है तो वहाँ पर पैसा भी डूब जाता है बैंक का, तो वहाँ पर ये NPA होता है। NPA में देखा जाता है कि भाई NPA जितना कम होगा उतना उसका सेफ लोन होगा, यानी कि उतनी रिकवरी के बैंक के लिए चांसेस होंगे। तो जो पहले 1.46 था वो अब 0.92% रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा बढ़ रहा है लोन इसका। बैंक का ग्रोस एडवांस 8.9% बढ़कर 87,569 करोड़ हो गया है। कॉर्पोरेट जो लोन है सेगमेंट में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई है और ये 36,198 करोड़ पहुँच गया। इसका मतलब कि बैंक ने कंपनी को ज़्यादा कर्ज दिया है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हो सकते हैं भाई। एक कंपनी कर्ज दे रही है तो या तो भाई कंपनी अगर कर्ज देगी तो उस पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। मान लो पहले कंपनी 100 करोड़ का कर्ज दे रही थी, अब एग्जांपल के लिए मान लो 5% का इंटरेस्ट लेती है कंपनी, तो 100 करोड़ पे 5% वो 5 करोड़ कमा रही थी। लेकिन अब कंपनी 1000 करोड़ का लोन दे रही है, तो 1000 करोड़ पे 5% कितना हुआ? 50 करोड़। जहां पर पहले 5 करोड़ का इंटरेस्ट कमा रही थी, 50 करोड़ कमा रही है। तो ये कंपनी के लिए जो बैंक है, बैंक के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें रिस्क बढ़ जाता है भाई। पहले तो 100 करोड़ का कर्ज था, अब कोई कंपनी जिसको दे रखा है वो दिवालिया हो गई तो 100 करोड़ का लॉस होता। लेकिन अब जिसको 1000 करोड़ दे रखा है, अगर वो बर्बाद हो गई तो अब तो 1000 करोड़ का लॉस होगा। तो दोनों
चीज़ें पैरेलल चलती हैं। बट वही है, हम यहाँ पर एनपीए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अगर 1000 करोड़ का लोन है, 10,000 करोड़ का लोन है, कितना सेफ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई लोन इनका बढ़ रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बैंक की कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। चलो अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं। इसका मार्केट कैप 7,203 करोड़। देख लो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त डिविडेंड भी निकाल कर देती है कंपनी। इसके अलावा सबसे पहले आप यहाँ पर मार्च 2025 का रिजल्ट देखो, जहाँ पर इसको 2373 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2371 करोड़ था। बहुत मामूली सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। बट वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो मार्च 2024 में 2275 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2373 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का, बल्कि 98 करोड़ के आसपास का हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब नेट प्रॉफिट पर अगर आप आओगे तो जहां पर 288 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2024 में, वो अब बढ़कर 342 करोड़ का हो गया है। ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करेंगे तो सेम है, 342 करोड़ ही लास्ट क्वार्टर में इसको प्रॉफिट था, और अभी भी 342 करोड़ का ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और सेम ₹1.31 का अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर में भी था, अभी भी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर पर ₹1.10 से बढ़कर इसका अर्निंग पर शेयर ₹1.31 हो गया है। यहाँ तक ठीक है। अब जरा मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूँ। मार्च 2014 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2014 से अगर आप देखोगे, इस बैंक को एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर लॉस हुआ। देखो घटा था बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बट ये लॉस मेकिंग में नहीं गया तब भी। देख लो 62 करोड़ तक इसका जो है नेट प्रॉफिट पहुंच गया था, घटते घटते 45 करोड़ तक आ गया। लेकिन 2022 में सबसे कम रहा इसको 45 करोड़, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते अब दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और आगे भी ग्रो करने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर इन सब फाइनेंशियल डेटा को देखें तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी यहाँ पर सब कुछ हमें अच्छा नज़र आ रहा है। सिर्फ हम नेट प्रॉफिट के बेस पर भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कंपनी पिछले 10-20 सालों से कमा रही है, लेकिन चलती बहुत स्लो हैं। भाई मान लो इसने एक साल में सिर्फ 10% का रिटर्न दिया, 12% का। हालांकि 12-15% का रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होता है, लेकिन क्या है ना कि हम स्मॉल कैप से कंपेयर करने लगे तो वहाँ पर तो मल्टीपल पैसा हो रहा है और यहाँ पर 10-12% मिल रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमें यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक साल का इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 0% है। हालांकि 3 साल का अच्छा है और 5 साल का भी अच्छा है, लेकिन 10 साल का देख लो 3% का। इससे ज़्यादा तो आपको FD में मिल जाएगा। यही चीज़ होती है, आपको किस स्टॉक में कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। और अगर आपको उस स्टॉक में टाइमिंग का पता चल जाए, कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितने टाइम के लिए स्टॉक में बने रहना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। भले ही प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, 3% का रिटर्न, 10 साल का CAGR, इससे अच्छा तो FD डाल लो भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो रिजल्ट अगर देखा जाए, अगर हम रिजल्ट के बेस पर बात करें तो देखो रिजल्ट एक्चुअल में अच्छा है, लेकिन क्या इस रिजल्ट के बेस पर स्टॉक में परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है? तो अब उसके लिए पहले मैं आपको देखता हूँ यहाँ पर क्या एक्सपर्ट्स का कोई ओपिनियन है एनालिस्ट का। तो देखो हाँ, अगले एक साल के हिसाब से 6 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी, जिसमें से 50% बाय रिकमेंडेशन, 17% हमें यहाँ पर होल्ड देखने को मिल रहा है, और 17% आउटर परफॉर्मर और 33% होल्ड देखने को मिल रहा है। मतलब 100% एनालिस्ट, 6 के 6 एनालिस्ट बाय और होल्ड की सलाह दे रहे हैं। सेल की सलाह जो है वो किसी ने भी नहीं दी है। वहीं अगर पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे 100% बाइंग है। अब जरा देखो, ये जो यहाँ पर एनालिस्ट ने अपना व्यू दिया है, ये दिया है अगले एक साल के हिसाब से। अब उस एक साल के बीच में कितने उतार चढ़ाव आएंगे वो फेस करने पड़ेंगे आपको। कैसे? आप देखो इसका टेक्निकल चार्ट, सब कुछ पॉजिटिव है ना। अब टेक्निकल क्या कहता है, मैं इसको तो पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये देखो, इसका जो लास्ट टाइम का हाई था वो था लगभग 37 रुपये का। उसके बाद से स्टॉक गिरा और गिरने के बाद एक रेंज बना ली। अब रेंज में भी फ़ायदा है अगर आप स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए अगर एंट्री लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, देखो देयर इज़ ए हाई चांसेस स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ से, यानी कि इसके रेसिस्टेंस पर है अपने। और ये रेसिस्टेंस पर एक बार नहीं, देखो कितनी बार, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, उससे पहले छठी बार, सातवीं बार यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया, और उससे पहले यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये लेवल पर अब चांसेस ये हैं इस बार भी रेसिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक इस लेवल से नीचे ही नीचे आना है। हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ अच्छी है, सब कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद, तो हो भी सकता है स्टॉक यहाँ से भी ऊपर चला जाए और अपने नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो कि 30 रुपये का है वहाँ तक चला जाए। लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेंगे। आप वेट करो, अगर ये नीचे आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, लगभग यहाँ पर 22-23 रुपये के आसपास, तब आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। अगर
आप चाहें तो। मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी चीज़, इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको 1 साल की दिखाई चुका हूँ, जरा 5 साल की भी देख लो। 5 साल में 464% का इसने रिटर्न दिया है और हाई वॉलिटिलिटी के साथ। अब इस 5 साल के बीच में ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं है, देखो कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है, 30, 35, 40, 45% की गिरावट नॉर्मल है। ये सब चीज़ें अगर आप फेस कर सकते हो तो इस लेवल पर भी एंट्री लो और कम से कम अगले 3-4 साल 5 साल के लिए छोड़ दो, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ होती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एंट्री लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं नज़र आ रहा है। नीचे आएगा, मौका बनेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास स्टॉक है तो देखो, अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज अगर नीचे आया तो एवरेज कर लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस रिजल्ट के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेना कितना ठीक है? और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर किया, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। नहीं कुछ भी समझ में आता है कमेंट करो, चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, या फिर अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो, इस स्टॉक की डिटेल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।